यह साधारण खबर नहीं है दोस्तों, यह खबर बहुत बड़ी है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्तों के चुनाव से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया था। याद कीजिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। और यह फैसला क्यों आया था? क्योंकि सवाल उठ रहे थे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर। याद कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने किन तल्ख लफ्जों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि हमें ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जिसमें टीएन शेषन जैसे लोग हों, जिसमें इस बात का डर ना हो कि हमें प्रधानमंत्री से भी सवाल करना हो। और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जिसमें वो कहते हैं कि अब जो चुनाव आयोग के अंदर जो तमाम आयुक्त हैं उनका जो चुनाव होगा उसमें 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मगर मोदी सरकार अपनी असुरक्षा के चलते, अपने डर के चलते इस फैसले को पलट देती है। अब चुनाव आयुक्तों का जो चुनाव होगा उसका फैसला कौन करेगा? प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और केंद्रीय कैबिनेट का एक मंत्री। अभी 15 तारीख को यानी 15 मार्च को चुनाव आयुक्तों का चुनाव होना है। क्यों? क्योंकि अरुण गोयल ने वक्त से पहले इस्तीफा दे दिया है। अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो रिटायर हो गए हैं। 2 लोगों का चुनाव होना है और अब चुनाव करेंगे प्रधानमंत्री, अधीर रंजन चौधरी जो कि नेता विपक्ष हैं, और केंद्रीय कैबिनेट का कोई मंत्री। यानी कि निष्पक्ष चुनाव तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इसी बात को चुनौती दी है। मगर आपको यह सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर इतनी बहस क्यों हो रही है? आखिर स्वतंत्र भारत के इतिहास में चुनाव आयोग इतने निचले स्तर तक क्यों आकर गिर गया है? क्या वजह है कि अब उसके मामलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है? और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट उन्हें फटकार भी लगाता है। यही वजह है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ा था जिसे पलट दिया था मोदी सरकार ने। आज मैं आपके सामने बतलाने वाला हूं कि लोकतंत्र के लिए यह कमजोर चुनाव आयोग किस तरह से खतरा बन गया है। यह चुनाव आयोग जो विपक्ष की नहीं सुनता, यह चुनाव आयोग जो कि भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक है और सिर्फ उसका काम करता है। मगर सबसे पहले मैं आपके सामने एक मुद्दा लेकर आया हूं दोस्तों, जो विपक्ष उठा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे उठाया है। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। माई गॉव वेबसाइट में मोदी सरकार ने एक नया शिगुफा छोड़ा है फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए। और फर्स्ट टाइम वोटर्स से यानी कि जो वोटर्स पहली बार वोट डाल रहे हैं उनके लिए जो नया कार्यक्रम है उसका नाम है मेरा वोट देश के लिए, मेरा पहला वोट देश के लिए। अब आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो टीएमसी के सांसद साकेत गोखले भी उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स यानी कि जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उनकी सारी जानकारी मोदी सरकार जो है जुटा रही है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप कहेंगे कि इससे क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम यह है दोस्तों, जब आपकी सारी जानकारी, जब आपकी सारी निजी जानकारी, बैंक अकाउंट से लेके फोन नंबर से लेके आप कहां रहते हैं, जब ये तमाम जानकारी सरकार के पास होगी, वो सरकार जिसे बीजेपी चला रही है, तब वोटर्स को टारगेट करना, वोटर्स पर निशाना साधना आसान हो जाता है। मुद्दा क्या है आपके सामने? सबसे पहले दोस्तों, माई गॉव वेबसाइट पर आप जाते हैं तो मेरा पहला वोट देश के लिए आपको प्रतिज्ञा, और जैसे ही आप प्रतिज्ञा लेते हैं दोस्तों, आपके सामने कई चीजें सामने उभर कर आती हैं। मसलन आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप पुरुष हैं या महिला हैं, आप किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं, और आपका एड्रेस भी, आपका एड्रेस भी इसके जरिए जुटाया जा रहा है। मगर बात वहां नहीं रुकती। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट भी आपसे पूछा जा रहा है। नेम ऑफ द बैंक अकाउंट, बैंक नेम, अकाउंट नंबर और फिर आईएफएससी कोड। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह बैंक अकाउंट इसलिए लिया जा रहा है ताकि जो लोग इस प्रतियोगिता में जीतें उन्हें इनाम दिया जाए। मगर सरल सा सवाल, आप उन लोगों का बैंक अकाउंट लीजिए ना जो लोग ये प्रतियोगिता जीत जाएं। तमाम लोग जो ये भर रहे हैं, आप सबके बैंक अकाउंट क्यों ले रहे हैं? और दुख की बात यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग खामोशी से
इस पूरे तमाशे को देख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक फर्स्ट टाइम वोटर्स से है। सबसे बड़ी बात, अगर सरकार ऐसा कोई काम शुरू कर रही थी तो इसे किसे शुरू करना चाहिए था? चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट से। मगर चुनाव आयोग यह नहीं कर रहा है, यह भारत सरकार कर रही है अपने वेबसाइट माई गॉव के जरिए, जिसमें आपकी तमाम निजी जानकारियां ली जा रही हैं। इसमें दिक्कत यही है दोस्तों, जब आपकी निजी जानकारी सरकार के पास होगी, जिसमें आपका बैंक अकाउंट, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, तो बतौर वोटर आप पर निशाना साधना, आपको रिझाना, आपको पटाना भाजपा के लिए आसान हो जाएगा। और हार्वेस्टिंग ऑफ वोटर्स इंफॉर्मेशन, यानी कि मतदाता से जुड़ी जानकारी को हासिल करना, यह सही नहीं है। ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। बड़ा सवाल ये कि चुनाव आयोग खामोश क्यों है? क्योंकि चुनाव आयोग तो दोस्तों कई मुद्दों पर खामोश है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के फैसले को चुनौती दी है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है चुनाव आयोग की निष्पक्षता का सवाल। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? याद कीजिएगा दोस्तों, चुनावी चंदा, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसको लेकर चर्चा हो रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है चुनाव आयोग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। याद कीजिएगा, जब यह मामला आज से 4-5 साल पहले लाया गया था, उस वक्त वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। क्या आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया था? चुनाव आयोग ने कहा था कि इससे लोकतंत्र के अंदर जो निष्पक्षता है वो खत्म हो जाएगी, इससे काला धन को बढ़ावा मिलेगा। ये तमाम चीजें चुनाव आयोग ने कही थी। मगर फिर कुछ दिनों बाद उसने यू टर्न ले लिया। और वो यू टर्न क्यों लिया गया? क्योंकि तब तक चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी के, यानी मोदी सरकार के तमाम खासम खास बैठ चुके थे। आज की तारीख में याद कीजिए दोस्तों, चुनाव आयोग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठ सकता जो इनसे सवाल करेगा। और मैं आपके सामने बाकायदा मिसाल के जरिए यह बात रखना चाहता हूं। अरुण गोयल, चुनाव से ठीक 2 महीने पहले यह व्यक्ति इस्तीफा दे देता है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, इस मुद्दे को लेकर पड़ताल क्यों नहीं की जाती? गोदी मीडिया इसको लेकर पड़ताल क्यों नहीं कर रहा है कि 2 महीने पहले यह सब हो गया? अडानी का चैनल यह कहता है कि निजी कारण थे। मैं नहीं भूला हूं, सरकार का पिछलग्गू टाइम्स नाउ चैनल, वो ये तक कह रहा है कि 35 साल में इनका 40 बार ट्रांसफर हो गया है। यानी कि अरुण गोयल के चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? अरुण गोयल ने क्यों पद से इस्तीफा दिया? क्या वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? और अगर लड़ने नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी बात हुई है, जिसको लेकर अरुण गोयल की अंतरात्मा जाग गई, जिसको लेकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिसका मतलब यह कि वो मोदी सरकार का कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जो संभवतः अलोकतांत्रिक होगा, जो संविधान के खिलाफ होगा। दुख की बात यह है, इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। और 15 मार्च को नए चुनाव आयुक्तों का चुनाव हो जाएगा, एक ऐसी कमेटी द्वारा जिसमें 3 लोग हैं और 2 सरकार के लोग हैं, यानी स्वयं प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट का एक मंत्री। यह क्या हो रहा है संगोल युग में? क्या आप इसे स्वस्थ लोकतंत्र मानेंगे? क्या यही है लोकतंत्र के कायदे और कानून? सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार से यह सवाल आप क्यों नहीं करते कि आपको निष्पक्ष चुनाव आयोग से क्या दिक्कत है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर चुनाव आयुक्तों का चुनाव 3 लोग तय करें, यानी प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसमें भाजपा को क्या दिक्कत है? क्योंकि एक सरकार का हो गया, एक विपक्ष का हो गया और एक निष्पक्ष हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं ना, तो निष्पक्षता से भाजपा को क्या दिक्कत है? कहीं ऐसा तो नहीं, उल्टा मैं तो यह कहना चाहूंगा ऐसा ही है। भाजपा चाहती है कि एक ऐसा चुनाव आयोग हो जहां तमाम फैसले भाजपा की मनमर्जी के मुताबिक हो, क्योंकि जहां उसके मनमर्जी के मुताबिक चीजें नहीं होती, वहां पर चुनाव आयुक्तों पर निशाना साधा जाता है।
अरुण गोयल पर निशाना साधा जा रहा है पालतू न्यूज चैनल्स द्वारा। याद कीजिए, यह शख्स अशोक लवासा। अशोक लवासा जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे, मगर मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। याद कीजिएगा, 2019 के लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन कर रहे थे। तब अशोक लवासा ने ये मुद्दे उठाए थे। नतीजा क्या हुआ? कुछ दिनों बाद अशोक लवासा पर दबाव बनना शुरू हुआ। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके परिवार के सदस्यों पर इनकम टैक्स की रेड मारी गई। यही नहीं, खबर यह भी आई कि अशोक लवासा और उनके परिवार के सदस्यों के फोन में पेगासस लगा दिया गया ताकि सरकार उनकी जासूसी कर सके। यह हालत होती है उन चुनाव आयुक्तों की जो इस सरकार से सवाल करते हैं, और यही वजह है कि मोदी सरकार चुनाव आयोग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। एक एक चुनाव आयुक्त उसका अपना हो। यही वजह है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया था। और ऐसा उसने क्यों किया? कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया, मेरा पहला वोट देश के लिए। उस पूरी प्रक्रिया के जरिए वोटर्स की जानकारी भाजपा अर्जित कर रही है, उनके फोन नंबर्स, उनका एड्रेस। और आप जानते हैं, जब एक पॉलिटिकल पार्टी के पास ये तमाम जानकारी होती है तो वो वोटर्स पर निशाना साध सकता है, उनको रिझा सकता है, उन्हें अपनी ओर खींच सकता है। यह अलोकतांत्रिक है। चुनाव आयोग आखिर क्यों खामोश है? इसे मुद्दा क्यों नहीं बनाया जाता? हकीकत यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा बनकर रह गई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने सख्त हिदायत जारी की थी राहुल गांधी के खिलाफ। यह खबर देखिए। राहुल गांधी को नसीहत दी गई थी कि आप जेब कतरे और पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के संदर्भ में हो रहा था। अच्छी बात है, वाजिब बात है, मगर आपने एक बात पर गौर किया होगा, ये तमाम जो सख्त आदेश जारी किए जाते हैं सिर्फ विपक्ष के खिलाफ। उससे कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, प्रियंका गांधी वाड्रा और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया था चुनाव आयोग द्वारा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में शब्दावली का इस्तेमाल न करें। और प्रधानमंत्री खुद, उन्होंने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बताया था। सुनिए। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। क्या इस शब्दावली के लिए चुनाव आयोग ने उनसे कुछ कहा? बिल्कुल नहीं। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने गलत बयानी भी की थी। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए यह तक कहा था कि उन्होंने आलू और सोने की बात की थी। आलू एक तरफ से डालो, सोना दूसरी तरफ से निकालो। सरासर झूठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा में यह कहा था कि कांग्रेस आतंकवाद पर नर्म है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि एक खास समुदाय का वोट फिर उसे नहीं मिलेगा। यानी कि पूरे समुदाय को आपने आतंकवाद के साथ जोड़ दिया। और चुनाव आयोग खामोश रहा। यही वजह है मैं बोल रहा हूं दोस्तों, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भाजपा के एक एक्सटेंशन के तौर पर काम कर रहा है, बीजेपी की एक एजेंसी के तौर पर काम कर रहा है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसे कटघरे में रखा जाए। बहुत जरूरी हो जाता है कि उससे सवाल किए जाएं, मगर कोई सवाल नहीं कर रहा है। सबसे दुख की बात, जब ईवीएम और वीवीपैट पर विपक्ष सवाल उठाता है तो चुनाव आयोग उनसे मिलता ही नहीं। विपक्ष यह कह रहा है कि देश का जो 60% वोटर है उसने हम में विश्वास जतलाया है। आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? याद कीजिएगा जयराम रमेश ने क्या कहा था चुनाव आयोग से। गौर कीजिएगा एक एक शब्द पर। मैंने आयोग के साथ इंडिया के घटक दलों के नेताओं की मुलाकात के लिए समय देने का साफ अनुरोध किया था। मुलाकात के एजेंडे में वीवीपैट के उपयोग पर चर्चा करना और सुझाव देना शामिल था।
हमारी मांग मानने के बजाय आयोग ने हमें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद FAQ के जवाब पढ़ने की सलाह दे दी। जब हमने कहा कि हमारे सवालों के जवाब इन FAQ से नहीं मिल रहे हैं, तो आयोग ने हमारे सवालों को ही गलत बता दिया। इससे साफ पता चलता है कि हम क्यों EVM और VVPAT पर दर्शकों के सामने चर्चा की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के साथ ही EVM और VVPAT को लेकर चर्चा न करना बेहद चिंताजनक है। मुझे बताइए ना, अभी मैंने प्रमाणित किया कि जब प्रधानमंत्री कुछ अनाप शनाप कहते हैं, चुनाव आयोग खामोश रहता है। विपक्ष जब कोई बात कहती है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, आम आदमी पार्टी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, आप सख्ती के आदेश जारी कर देते हैं, मगर प्रधानमंत्री अमित शाह पर कभी कुछ नहीं। अशोक लवासा इसकी एक मिसाल है। उन्होंने जब करने की कोशिश की थी तो उनकी क्या हालत कर दी गई थी। और अब जैसे कि मैंने बताया आपको, विपक्ष से मिलने को भी नहीं तैयार है, जबकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साफ तौर पर कह रहे हैं कि VVPAT को लेकर जो विपक्ष की मांग है वो पूरी तरह से जायज है। कोई भी यह नहीं कह रहा है कि EVM को हैक किया जा सकता है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है, मगर VVPAT की जो मांग है, चुनावी पर्ची की जो मांग है, वो बहुत बुनियादी मांग है। उसको लेकर भी चुनाव आयोग को आपत्ति है। ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। चुनाव आ रहा है और ये चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये साबित हो रहा है। चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, चुनाव आयोग खुद जो हरकतें कर रहा है उससे ये बार बार साबित हो रहा है। और इस देश के नागरिक होने के नाते हम आंख मूंदे ये तमाशा नहीं देख सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।